हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज से प्रिंसिपल से के पर बेस्ड एक डिवाइस भी डिस्कस करेंगे, उसका नाम है मीटर ब्रिज। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज एक कंडीशन है और ये कंडीशन को डिराइव करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ डिस्कस करते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में देखिए हम लोग डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। व्हीटस्टोन ब्रिज मैंने कहा कि ये एक कंडीशन है, तो जैसे उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक पिक्चर बनाते हैं। और ये पिक्चर देखिए आपके सामने है रजिस्टर, जिसमें 5 रेजिस्टेंसेज है। एक R1 है, R2, R3, R4। ये पिक्चर बनाया गया पूरा R1, R2, R3, R4। और ध्यान रहे ये एक ब्रिज, जैसे ऐसे लगता है ना, ब्रिज पर एक रेजिस्टेंस लगा रखा है जिसका नाम है R5। R5 मान लीजिए कि ब्रिज पर है, इसीलिए इसका नाम व्हीटस्टोन ब्रिज भी रखा गया है। तो ये एक रेजिस्टेंस है। कंडीशन क्या होता है व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन क्या है? वैसे अगर हम बैटरी, देखिए यहाँ पर हमने एक बैटरी कनेक्ट किया है, इसके अकॉर्डिंग अगर करंट की बात करें तो मान लो टोटल करंट यहाँ से सर्किट में I फ्लो हुआ और ये I करंट यहाँ पर डिवाइड हो जाता है। कुछ करंट इधर जाएगा, मान लेते हैं ये I1 है, और कुछ करंट इधर आएगा। अगर इधर I1 होगा तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग इधर का करंट हो जाएगा I माइनस I1 करंट आ रहा है। ये जो I1 करंट है यहाँ आके मान लो लेट डिवाइड हो गया और इस वाले किसमें करंट कितना आ गया I2, और यहाँ पर जो करंट आएगा वो हो जाएगा I1 माइनस I2 अकॉर्डिंग टू द करंट लॉ। फिर टोटल करंट का सम, जाने वाला करंट इक्वल्स टू आने वाला करंट। फिर ये I2 इसके साथ यहाँ आके ऐड हो जाएगा, तो इस सर्किट में जो करंट हो जाएगा वो जाएगा I माइनस I1 प्लस I2, और इधर से आ रहा, और ये सम कर दीजिए। देखिए टोटल करंट अगेन क्या हो जाएगा I, और होना भी चाहिए। अगर यहाँ से I करंट चल रहा है तो इधर से भी कितना करंट आना चाहिए? I आना चाहिए। आखिर मैंने ये तो एक सर्किट देखिए, इसमें भी कुछ भी व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह नहीं लगा। अभी तो मैंने एक सर्किट रूल के अकॉर्डिंग सर्किट में करंट दिखाया है कि कोई सर्किट है उसमें हम लोग करंट इस तरह से दिखाएंगे। अब कंडीशंस की बात करते हैं, आखिर व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहता क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन ये कहता है कि अगर इस QS सेक्शन में कोई करंट नहीं है तो, मतलब R5 में अगर करंट नहीं आता है तो देखिए दिस अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज, अगर कभी ऐसा हुआ, इफ नो करंट इन R5 देन नो करंट इन R5 मींस क्या होगा बोलिए? इसका मतलब हुआ I2 इक्वल टू 0। अगर I2 की वैल्यू 0 हो जाए देन होगा क्या? देन होगा दिस अपॉन दिस, इसका रेशियो, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस का रेशियो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू होगा R3 अपॉन R4। क्या हो जाएगा? R3 अपॉन R4। ऐसा होगा अगर करंट नहीं है तो, या इसका उल्टा बोलते हैं, इसका उल्टा कभी अगर ऐसा हो, इफ अगर ऐसा है, मान लो एक सर्किट आपने इस तरह बनाया, इस तरह का सर्किट है, और उसमें अगर ऐसा है इफ R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 अपॉन R4, अगर ऐसा है देन क्या होगा? देन दूसरी वाली बात आ जाएगी। देन आएगा नो करंट इन R5 दैट इज I2 इक्वल टू 0। दो चीजें हैं, या तो रेजिस्टेंस के रेशियो इक्वल अगर आपको दिखता है तो मान लो करंट 0 है, अगर आपको लगता है करंट 0 है तो रेजिस्टेंस के रेशियो क्या होंगे? इक्वल होंगे। और इसी कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? व्हीटस्टोन ब्रिज। अब मैं व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन को डिराइव करने की कोशिश करता हूं, और डिराइव करने के लिए ऑब्वियस सी बात हमने कहा था किरचॉफ्स लॉ। बात है किरचॉफ्स लॉ इस चैप्टर का ब्रह्मास्त्र है भाई, कहीं भी लगा सकते हैं और हर क्वेश्चन को वो उड़ा देगा। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर अब किरचॉफ्स लॉ का। किरचॉफ्स लॉ लगा के हम इस बात को डिराइव करेंगे, जो यहाँ पर हमने लिखा है उसे डिराइव करेंगे। इसके लिए हमने सर्किट यहाँ पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो देखिए किरचॉफ्स लॉ लगा के अगर हम सर्किट को डिराइव करना चाहते हैं, मैं इसे अभी हटा रहा हूँ ताकि यहाँ पे मैं इक्वेशन बना सकूँ इसे सॉल्व करने के लिए। हटा दूँ? चलिए देखिए मैंने इसे हटाया
और इसे वेरीफाई करने के लिए मैंने किरचॉफ लगाना स्टार्ट किया। मैं क्या करूँगा, I2 0 करके R1 अपॉन R2 एंड R3 अपॉन R4 डिराइव करूँगा, I2 0 करके। उसके लिए मैं किरचॉफ लगाने के लिए इसमें लूप कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया कि हम एक बार यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे, इसका नाम होगा लूप नंबर 1। एक बार ऐसे मूव कर जाएंगे, इसका नाम होगा लूप नंबर 2। और अगर हम एक पूरा घूम जाएंगे या ऐसे आके ऐसे आ जाएंगे तो लूप नंबर 3। तो हम लोग देखिए लूप 1 2 3 ऐसा हम लोग यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। वैसे मैं जैसे जैसे चलूँगा मैं आपको बताते जाऊँगा कि मैं इस तरह से मूव किया हूँ। यहाँ पे मेरे बात से वो क्लियर हो रहा है। मैं जैसे जैसे चलूँगा मैं बताते जाऊँगा कि मैंने ऐसे ऐसे यहाँ पर मूव किया है, ताकि कैलकुलेशंस करना हमारे लिए यहाँ पर ईजी होता रहे। चलिए देखिए, मैं पहले बात करता हूँ इस लूप में। अगर इस पूरे लूप में चल लिया जाए तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मैं चल के देखता हूँ। देखिए मैं इस पूरे लूप में मूव कर जाता हूँ। चलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, वापस यहीं पे आ जाऊँगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखेंगे, 0। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करेंगे। करंट के डायरेक्शन में जाने से पोटेंशियल क्या होता है ना, तो लिखा हमने अकॉर्डिंग टू KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। यहाँ से चल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ चलूँगा मैं, तो लिखूँगा -I1 R1। फिर यहाँ से यहाँ आ जाऊँगा, फिर हो जाएगा -I2 R5। फिर यहाँ से यहाँ मूव करूँगा तो लिखूँगा मैं प्लस, क्योंकि देखिए हम इधर जाएंगे प्लस, क्योंकि करंट इधर जा रहा है और हम इधर जा रहे हैं। प्लस लिखेंगे I-I1 R2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब हम लोग ये बात लिख सकते हैं यहाँ पर कि IR2 माइनस I2 R5 एंड माइनस I1 कॉमन ले सकते हैं यहाँ R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर हम इस लूप की बात करते हैं, फॉर दिस लूप है ना, हमने लिखा फॉर सेकेंड लूप, इस लूप में अगर डिस्कशन करते हैं, चलिए S से वापस S तक आएंगे, S से चल के वापस कहाँ S तक आएंगे। तो सेकेंड लूप में S से चलना है, यहाँ से इधर करंट नीचे आ रहा है और हम ऊपर जाएंगे, करंट नीचे आ रहा है हम ऊपर जाएंगे, तो क्या लिखेंगे प्लस I2 R5। करंट के डायरेक्शन में है माइनस R3 I1 माइनस I2। फिर देखिए फिर इधर आएंगे हम लोग, फिर करंट के अपोजिट में प्लस लिखेंगे I माइनस I1 प्लस I2 इंटू R4। पूरा लूप कंप्लीट हो गया 0। सबका अलग अलग कर लीजिए सबको। तो I1 एक साथ करेंगे तो यहाँ होगा माइनस, यहाँ भी होगा माइनस, और अगर I2 की बात करें तो वो यहाँ पर है प्लस, एक I2 यहाँ पर भी है, एक I2 यहाँ पर भी है। तो लिखा हमने I2, यहाँ आएगा R5, यहाँ से आएगा R3 और यहाँ से आएगा R4 एंड प्लस IR4 माइनस, यहाँ भी माइनस I1 है, यहाँ भी माइनस I1 है, तो हमने I1 कॉमन ले लिया, R3 प्लस R4 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मैंने किरचॉफ्स के अकॉर्डिंग बनाया है। व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए अगर मैं ये मानता हूं कि इफ अगर ऐसा है कि करंट थ्रू दिस R5 सेक्शन इज इक्वल टू 0, अगर ऐसा माना तो मैंने लिखा इफ I2 इक्वल टू 0, अगर ऐसा है देन क्या होगा, देन वो डिराइव कर लेंगे हम वो जो हमने लगाया R1 अपन R2 और R3 अपन R4। अगर ऐसा है तो अगर इफ I2 इक्वल टू 0, देन जैसे I2 0 डालेंगे देन क्या होगा। पहले पहला इक्वेशन का बात करते हैं। पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, आ जाएगा I इक्वल्स टू IR2 इक्वल टू, पहला इक्वेशन में यहाँ 0 रख देंगे, I1 R1 प्लस R2। ये इक्वेशन मान लो थर्ड बन जाएगा। एंड इस इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, यहाँ से देखिए ये वाला सेक्शन 0 हो जाएगा, तो हो जाएगा IR4। इस इक्वेशन में फ्रॉम सेकेंड क्या हो जाएगा, I1 R3 प्लस R4, इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इनको डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड दिस टू फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ। फ्रॉम लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड
एंड थर्ड और फोर्थ इक्वेशन से देखिए, इन्हें अगर डिवाइड करते हैं तो क्या मिलेगा, R2 अपॉन R4 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन R3 प्लस R4, ये आया है। R2 अपॉन R4 इक्वल टू R1, ये आया है। अच्छा, बच्चों को लगता है कि सर ये तो वो नहीं आया जो आप कंडीशन बता रहे थे। मैंने कहा ये वही है, आप इसे फिर से देखिए सॉल्व करके और थोड़ा और आगे बढ़ाइए, आपको अगेन देखिए आंसर मिल जाएगा। देखिए आंसर क्या मिल जाएगा अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, यहाँ पे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। याद है, आई थिंक सो सबको समझ में आया होगा। मैं कैलकुलेशन के लिए थोड़ा ऊपर से हटा रहा हूँ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि मैंने किरचॉफ्स लॉ लगा के व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन डिराइव कर रहा हूँ। यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसे लिख के आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। हाँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ, देखिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे मैं कैलकुलेशंस को लेके हाँ वापस आता हूँ। इसे अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, देखिए यहाँ लिखा हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, आएगा R2 R3 प्लस R2 R4 इक्वल्स टू R4 R1 प्लस R2 R4। R2 R4 क्या होगा, कट जाएगा, यहाँ से आएगा R2 R3 इक्वल टू R4 R1, या कह सकते हैं R1 अपॉन R2 इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं, R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू R4 अपॉन R3, ऐसे भी लिख सकते हैं, या देखिए ये भी लिख सकते हैं। ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। या ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग कि R2 अपॉन R4 इक्वल्स टू R3 अपॉन R2 अपॉन R4 इक्वल्स टू R1 अपॉन R3, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब दिस अपॉन दिस, या ऐसा दिस अपॉन दिस, या दिस अपॉन दिस, कैसे भी लिखे। ये सब कंडीशन को व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन कहते हैं। लेकिन दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ कि दो बातें हैं, अगर रेजिस्टेंसेस के रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो करंट जीरो होगा, करंट जीरो होगा तो रेजिस्टेंसेस के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऐसा कंडीशन आ सकता है, ऐसा कंडीशन आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है। ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आया ना। कभी कभी पता है व्हीटस्टोन ब्रिज मुश्किल न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज़ करते हैं दोस्तों। कभी कभी पता है क्या है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है या सीरीज कॉम्बिनेशन है, तब हम लोग वहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेके डिस्कस करके दिखाता हूँ। देखिए एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड। व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल ये है कि देखिए मैं बता रहा हूँ कि पिक्चर हम लोग कुछ इतने तरीके का बना सकते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। देखिए मैंने क्वेश्चन में कुछ इस तरह से बनाया कि मान लीजिए रेजिस्टेंसेस इस तरह से कनेक्टेड है, A, B, 2 ohm, 4 ohm, 3 ohm, 6 ohm, 7 ohm, ऐसा पिक्चर दिखेगा। या आपको ऐसे भी दिख सकता है। इसलिए कभी भी अलग अलग पिक्चर देखने से हमें परेशान नहीं होना है। दिस इज ए, दिस इज बी, एकदम सेम क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, डिक्टो वही सेम क्वेश्चन, लेकिन आप पिक्चर देखने में थोड़ा अलग लग रहा है। ऐसा बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं हम लोग। देखिए ऐसे बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी लोग पिक्चर बनाते हैं, फिर बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं। मैं फिर बता रहा हूँ, फिर एकदम वही सेम क्वेश्चन बना रहा हूँ। ये देखिए फिर वही एकदम यही सेम क्वेश्चन है। ये सब एक ही बात है, ये सब एक ही बात है। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड करिए ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या पता करना है, ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ऐसे क्वेश्चन आते ही आपको ये चेक करना पड़ेगा
कि व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं है, क्योंकि ध्यान रहे आपको कहीं डायरेक्ट कोई सीरीज या पैरेलल दिखाई नहीं देता इसमें। देखिए कोई भी डायरेक्ट ना तो सीरीज में दिख रहा ना पैरेलल में दिख रहा है। तो हमें पहले सबसे पहले चेक करना है कि इसका इसका रेशियो क्या इक्वल है। देखिए मैंने सोल्यूशन में सबसे पहला ये कहा कि क्या ऐसा है। देखिए हमने कहा कि इफ 2/4 इक्वल टू 3/6 है ना, यहाँ पर करेक्ट है। दिस इंप्लाइज दैट नो करंट इन 7 ओम रजिस्टर। अब 7 ओम रजिस्टर में कोई करंट नहीं है, तो सर्किट रूल ये भी कहता है कि ध्यान रहे ये बात इंपॉर्टेंट है, सर्किट रूल ये भी कहता है कि जिस सेक्शन में कोई करंट फ्लो ना करे वो सेक्शन का उस सर्किट में कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अगर आप चाहें तो आप उस सर्किट को, उस एलिमेंट को वहां से हटा सकते हैं सर्किट से, क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा तो उसका वहां पर कोई काम नहीं है। दैट मीन्स अगर ऐसा है कि अगर इसका कोई काम नहीं है तो मैं इस सर्किट में से इसे हटा के देखता हूं कि फिर क्या बनता है। तो मैंने इसे रिकंस्ट्रक्ट किया। रिकंस्ट्रक्शन में मैंने देखा कि ए पॉइंट हो गया, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, इसमें रेजिस्टेंस नहीं दिखा हमने, ये तीसरा रेजिस्टेंस और ये हमारा चौथा रेजिस्टेंस। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 6। अब ये देखिए ये दोनों सीरीज में और ये दोनों भी कहां पर है बोलिए, सीरीज में। ये सब अगर सीरीज में है दिस इंप्लाइज दैट कि हम लोग क्या लिख पाएंगे, अगर ये सीरीज में है तो ये तो डायरेक्ट सम हो जाएगा, ये भी डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो हम लोग इस सर्किट को ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर 2 रेजिस्टेंसेस हैं, ऊपर एक 5 है और नीचे एक 10 ओम रजिस्टर है, ये 5 ओम रजिस्टर है। दिस पॉइंट इज बी। सो आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी R1 R2 5 × 10/5 + 10, दैट इज, अगर हमने सॉल्व करके देखें तो आंसर आ जाएगा कि 10/3। क्या आ जाएगा, 10/3 ओम इज द फाइनल आंसर। इस सारे केसेस में यही आंसर आएगा। तो मैंने एक व्हीटस्टोन ब्रिज पर एक एग्जांपल लेके दिखा है, यहाँ पे आई थिंक जो सबको समझ में आया होगा दोस्तों। तो चलिए हमने कहा कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर बेस्ड एक डिवाइस डिस्कस करते हैं जिसका नाम है मीटर ब्रिज। तो अगला जो डिस्कशन हमारा है वो है मीटर ब्रिज। तो देखिए मीटर ब्रिज का बात करते हैं। मीटर ब्रिज, देखिए मीटर ब्रिज तो जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारा वो है मीटर ब्रिज। देखिए बात कर रहे हैं यहाँ पर मीटर ब्रिज का। मीटर ब्रिज, सबसे पहले बात करना है कि आखिर ये क्या है। तो ध्यान रहे ये एक डिवाइस है। डिवाइस है तो क्या करता है, डिवाइस विच मेजर्स, ध्यान रहे, या कैलकुलेट करता है। ये एक ऐसा डिवाइस है जो कैलकुलेट करता है, कैलकुलेट अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेशन करता है। ये अननोन रेजिस्टेंस, ये एक ऐसा डिवाइस है जो अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करता है। किस प्रिंसिपल काम करता है, इसका प्रिंसिपल जो है, प्रिंसिपल है इसका व्हीट स्टोन ब्रिज। ये प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज। इसका नाम मीटर ब्रिज क्यों रखा गया ये भी डिस्कशन करके देखते हैं ना। तो सबसे पहले मैं इस डिवाइस को थोड़ा यहाँ पर एक कंस्ट्रक्ट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ, है ना। देखिए तो मैंने बनाया यहाँ पर, अच्छा ये कभी कभी देखिए जब आप डिवाइस बनाते हैं तो ये मोटी सी पट्टी होती है मेटल प्लेट की। पट्टी इसलिए बनाते हैं ताकि हम ये माने कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम से कम हो, इसलिए। ये जो वायर वो हम लोग यूज़ कर रहे हैं मीटर ब्रिज वायर, ध्यान रहे कि ये वायर बेसिकली 1 मीटर लेंथ का यूज़ करते हैं, इसीलिए हम इसका नाम मीटर ब्रिज भी रखते हैं। ए बी ये 1 मीटर लेंथ का होता है और इसमें 2 रेजिस्टेंसेस हम लोग लिखते हैं, बनाते हैं।
एक रेजिस्टेंस नोन होता है और एक रेजिस्टेंस अननोन। जिससे अननोन होगा वो देखिए वो मान लो यहाँ रखते हैं। चलिए हमने कहा ये आपका नोन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। आर अननोन है, आर अननोन रेजिस्टेंस है और ये नोन रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रिप है और मान लेते हैं ये स्ट्रिप का इनका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा। हाँ इसका रेजिस्टेंस होगा, ए से बी तक का जो वायर है उसका रेजिस्टेंस होगा। हाँ इसका लेंथ मेजर के लिए पूरा एक 1 मीटर का लेंथ होता है। वैसे इस पर एक स्केल भी लगा होता है। हम लोग अगर बात करें देखिए इस पर एक स्केल लगा होता है यहाँ पर। ऐसे स्केल बना लेंगे, पूरा 100 तक होगा। मैंने स्केल ऐसे लाइन ऊपर दिखा, वैसे वो नीचे की तरफ होता ताकि पता कर सकें कितना लेंथ है ये। हालांकि ये टोटल लेंथ जो ए बी वायर है उसका लेंथ 1 मीटर होता है, इसी वजह से इसका नाम मीटर ब्रिज भी रखा गया है, 1 मीटर होता है। अब ध्यान रहे इसे ऑपरेट करने के लिए क्या करते हैं, इसके थ्रू एक बैटरी कनेक्ट कर लेते हैं। मान लो इसके पास कोई इंटरनल रेजिस्टेंस भी है और इसको गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करके एक जॉकी टच कराते हैं इस वायर से। सॉरी यहाँ से नहीं, सॉरी यहाँ से नहीं, हम लोग यहाँ से करेंगे। ये तो पोटेंशियोमीटर में होता है। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, इसे किसी भी सर्किट से मान लो आप कनेक्ट कर देते हैं, किसी भी सर्किट से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक गैल्वेनोमीटर लिया, इससे होते हुए एक जॉकी से इसे कनेक्ट कराते हैं। अब इस सर्किट को चलाना है। इस सर्किट में ये व्हीटस्टोन ब्रिज अगर कंडीशन में है तो हमें क्या करना होता है, पहले इस सर्किट को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए ताकि इसके अंदर करंट फ्लो होने लगे। ये सर्किट को किसी भी बैटरी से, एक्सटर्नल सर्किट से हमने कनेक्ट कर दिया। जैसे मान लो इसे हमने किसी एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट कर दिया, इसे कनेक्ट कर दिया। मैं पूरा सोचने के लिए बता रहा हूँ कि कनेक्ट किया तो यहाँ से करंट चलेगा, करंट इधर जाएगा। क्यों भाई, ये जो ए बी वायर है, ए बी वायर इसमें भी रेजिस्टेंस होगा भाई, इसमें भी रेजिस्टेंस होगा। तो इसमें भी रेजिस्टेंस है तो क्या होगा, इसमें भी करंट होगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ करंट इधर आएगा, है ना। तो हाँ कुछ करंट इसके थ्रू भी आ सकता है, इसके थ्रू भी आ सकता है। तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। अब हम इस जॉकी को क्या करते हैं, टच कराते हैं ऐसे ऐसे ऐसे। जैसे मान लो इधर आ रहे हैं और यहाँ पे करंट का वैल्यू घट रहा है तो इसका मतलब इधर कहीं नल पॉइंट मिलेगा। अगर हम लोग इधर आ रहे हैं, करंट का वैल्यू बढ़ रहा है तो हमें इधर जाना पड़ेगा ताकि हमें क्या मिल सके, नल पॉइंट। क्या होता है सुनिए, नल पॉइंट क्या होता है, एक ऐसा पॉइंट जहां पर इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। डिफ्लेक्शन नहीं होने का मतलब क्या होता है, करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। अगर डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0। तो करंट जहां पर भी 0 होगा, कहां जहां भी करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जहां भी करंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। उस पॉइंट को हम लोग कौन सा पॉइंट बोलते हैं, नल पॉइंट। क्या कौन सा पॉइंट बोलेंगे, नल पॉइंट। तो हमें नल पॉइंट मिल जाएगा, वहां पर क्या मिल जाएगा, नल पॉइंट मिल जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है सबको, नल पॉइंट। जैसे ही मिला कि मान लो ये नल पॉइंट का मतलब इसमें करंट नहीं है। और अगर ध्यान है एकदम ब्रिज वाला कंडीशन है, यहां से ए से मान लो सी पॉइंट है, ये ए से सी एक रेजिस्टेंस अलग, ये एक रेजिस्टेंस अलग, ये रेजिस्टेंस अलग और ये रेजिस्टेंस अलग, और ये नल पॉइंट मिल गया। इसका मतलब इसमें करंट नहीं आ रहा तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन में आ जाएगा। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं एस अपॉन ए से सी का रेजिस्टेंस ऑफ ए सी और इज इक्वल टू आर अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ कौन सा, सी बी। और रेजिस्टेंस कैसे लिखा जाता है, किसी वायर का रेजिस्टेंस, जैसे अगर हमें मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ अगर L1 है तो ये वाला क्या होगा, 100 माइनस L1। तो रेजिस्टेंस मान लो अगर हमें लिखना है AC तो ये क्या होगा बोले, रो L1 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया। और अगर RCB लिखना हो तो रो 100 माइनस L1 अपॉन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। इसे यहाँ पुट कर देंगे सो क्या मिल जाएगा बोलिए, R अपॉन रो L1 अपॉन ए इक्वल टू आर अपॉन, सॉरी एस अपॉन था यहाँ पे, आर अपॉन रो 100 माइनस L1 अपॉन ए। ये कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला मिल रहा है जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू अननोन रेजिस्टेंस लेट R1। अगर ये अननोन है तो हम ऐसे लिखेंगे R इक्वल टू 100 माइनस L1 अपॉन L1 इंटू एस।
नो रेजिस्टेंस, या ये अननोन है तब भी निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग कंडीशन व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन डालेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। दोस्तों आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, इसे ड्राइव करने के लिए सर्किट में एक बैटरी लगाना होता है, करंट फ्लो करे ताकि हम क्या ले सके, नल पॉइंट। नल पॉइंट आने का मतलब इसके थ्रू करंट नहीं, इसके थ्रू करंट नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस इसके ये और इसका रेशियो, इसका रेशियो क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। दोस्तों आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए इतना बहुत है दोस्तों, अगली क्लास में हम लोग आगे और डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। और इसके ऊपर आप लोग न्यूमेरिकल भी करिए। मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।